हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और आज मैंने सोचा मैं व्याकरण का पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊं। पहला चैप्टर है जो 10th का व्याकरण है, उसमें पहला चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये CBSE का फर्स्ट चैप्टर है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। और आज मैं इसे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान देकर पढ़ें। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। यहाँ पर ये वाक्य के अंग कितने होते हैं, और ये आप लोगों को जूनियर सेक्शन में भी पढ़ाया गया होगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम एक बार सारे बच्चों को रिमाइंडर कराते हैं कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसा कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय मैंने स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर सीमा खाती है, ये सेंटेंस है, सीमा खाती है। अब इसमें सीमा जो है वो क्या है? उद्देश्य। सीमा जो है वो उद्देश्य है, खाती है ये क्या है? विधेय है। आप इसके माध्यम से यहाँ यारों का निशान बना देती हूँ और सारे बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किसी भी वाक्य में ऐसे ही मोहन गेंद खेलता है तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। गेंद खेलता है क्या हो गया? विधेय हो गया। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आए तो जो उसमें कर्ता होता है, जैसे इस वाक्य में सीमा जो है वो कर्ता है, खाना जो है वो क्रिया है। तो सीमा कर्ता है, इसीलिए सीमा जो है वो क्या है? उद्देश्य है। विधेय क्या है? जो वो क्रिया कर रही है, अर्थात वो खा रही है तो खाना उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। इसी तरह से बच्चों हर सेंटेंस में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपन्न की जा रही है वो क्या होता है? विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य और विधेय, इसके माध्यम से सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य के 2 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। जो वाक्य में कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्या होती है? विधेय होती है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि वाक्य के गुण, वाक्य में किस तरह के गुण होने चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? शब्दों का अरेंजमेंट करना मोस्टली मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेज में भी बच्चों को नहीं आता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि सेंटेंस को कैसे बनाएं और किस तरह से उसको आंसर में फ्रेम करें। तो ये सबसे बड़ी कमी कहाँ पर होती है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम वाक्य की रचना कैसे करें। तो वाक्य की रचना करते समय हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्य के गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों, हम जो भी वाक्य बनाएं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। पूरा सेंटेंस जैसे राम जाता है तो पूरा स्वतंत्र है, अर्थात अर्थ भी क्लियर हो रहा है, शब्दों का अरेंजमेंट भी सही ढंग से हो रहा है। मोहन अपने ग्रुप का लीडर है। सेकंड सेंटेंस, इस तरह से हमें सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस पूरी तरह से स्वतंत्र हो। फिर जैसे मोहन अपने ग्रुप का लीडर है, अब इसमें जितने भी शब्दों का यूज किया गया है, जितने भी शब्द जोड़े गए हैं, सारे शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाएं उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जितने भी शब्द लें वो सारे शब्द क्या हो? मीनिंगफुल हो। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल हो। कोई भी शब्द उसमें ऐसा ना डालें जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। अदरवाइज हम जो वाक्य रचना कर रहे हैं, जो वाक्य हम बना रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। तीसरी चीज, परस्पर संबंधित हो। सारे शब्द, हम जिस भी वाक्य की रचना कर रहे हैं उस वाक्य में आए सारे शब्द परस्पर संबंधित हो, एक दूसरे से संबंध रखते हो। ये नहीं कि कोई शब्द हमने ऐसा डाल दिया जिससे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमने उसको सेंटेंस में रख दिया, वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो वाक्य के सारे शब्द जो है वो परस्पर संबंधित हो। चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है कि वाक्य में लाए गए सारे शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। कर्ता क्रिया कैसे, हम किस तरह से शब्दों को रखें, तो सब सारे शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। और पांचवी चीज हमें क्या ध्यान रखना है? अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होने चाहिए। हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करें वो सारे शब्द अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम हों। हमें ऐसे ही शब्दों का
वाक्य रचना करते समय शब्दों का, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सारे शब्द मीनिंगफुल हो। कहने का मतलब है कि सारे शब्द मीनिंगफुल हो, तभी हम एक अच्छे वाक्य की रचना कर पाएंगे। तो वाक्य रचना करते समय हमें इन 5 चीजों का ध्यान देना चाहिए। हमारा जो वाक्य हो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसमें पिरोए गए सारे शब्द सार्थक हों, मीनिंगफुल हों, परस्पर सारे शब्द एक दूसरे से संबंधित हों, सारे शब्द एक निश्चित क्रम में हों, और सारे शब्द अर्थ स्पष्ट करने का मतलब उस वाक्य के माध्यम से हम जो कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो। हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, अपने जिस भाव या विचार को हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो हमारा भाव और विचार पूरी तरह से स्पष्ट हो। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब तीसरी चीज यहाँ पे आती है, ये बच्चों तो आपके नॉलेज के लिए है। क्यों? क्योंकि आप सारे बच्चों को जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पर एक ही चीज में मात खाते हो। मुझे लगता है कि आप शब्दों का अरेंजमेंट, आंसर फ्रेम करने में काफी बच्चों को दिक्कत होती है। तो अगर हम इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे से वाक्य रचना भी कर पाएंगे और अच्छे से आंसर भी फ्रेम कर पाएंगे। अब 10th के कोर्स में हमारा जो वो आता है, जो हमारे सिलेबस में आता है, वो आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो, वैसे तो वाक्य के भेद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सारे बच्चे 9th क्लास में पढ़े होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये क्लास 9th का कोर्स है, इसको सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ये सारे वाक्य 9th क्लास का कोर्स है और इसको 9th क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा। अब ये 10th क्लास का कोर्स है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये 10th क्लास का कोर्स है और आज हम इसी को बच्चों को पढ़ाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों ये 10th क्लास के कोर्स में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसे मैंने वाक्य भेद में बताया, आपको 2 होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपका 9th क्लास का कोर्स था। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपके 10th क्लास का कोर्स है, तो आज हम इसी को पढ़ा रहे हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद में पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को पर आते हैं और सरल वाक्य को लेते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है बच्चों? सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य में ये चीज होती है कि सरल वाक्य का जो भी सेंटेंस होगा, ध्यान ये देना है कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो रही हो, क्रिया एक से अधिक ना हो रही हो और कर्ता भले एक से अधिक हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य की कैटेगरी में आते हैं, उनको सरल वाक्य कहते हैं। साधारण भाषा में सरल वाक्य की पहचान हम ऐसे करें कि सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, क्या है? सरल वाक्य है। सेकंड, इसी को हम अगर ऐसे कर दें कि राम और श्याम जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कर्ता एक है, एक कर्ता है, एक क्रिया है। लेकिन इसमें राम और श्याम 2 कर्ता हैं लेकिन क्रिया एक ही है। लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस किसके हैं? सरल वाक्य के हैं। अब इसी तरह से आपको देखना है कि जिस वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, यानी यहाँ राम कर्ता है, यहाँ राम और श्याम दोनों कर्ता हैं लेकिन क्रिया एक ही है। ये देखिए यहाँ पर क्रिया दोनों में एक ही है, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। हम इस तरह से पहचान करेंगे। हम सेंटेंस को पढ़ें, फिर देखें, वाक्य में आई क्रिया को देखें, फिर कर्ता को देखें, सरल वाक्य की डिफिनेशन पर जाएं और सोचें कि सरल वाक्य की डिफिनेशन क्या होती है। हमको तुरंत समझ में आएगा कि दिया गया सेंटेंस क्या है, वो सरल वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर, इसको हम देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य में ये चीज होता है बच्चों कि 2 सेंटेंस होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंस समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं।
और जुड़ करके एक वाक्य की रचना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी जब दो चीजें जुड़ करके एक बन जाए तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है सूर्योदय हुआ। सूर्योदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगे। बच्चों ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सूर्योदय हुआ, और चिड़िया चहचहाने लगे। अब हमारा ये सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जोड़ा है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ा है। ये दो सेंटेंस है, सूर्योदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। ये सूर्योदय हुआ सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, चिड़िया चहचहाने लगी ये भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। और दोनों को हमने जोड़ा, और जोड़ा किसके माध्यम से? और के। ये है समुच्चय बोधक अव्यय। और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्द, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो इसके माध्यम से हमने इस सेंटेंस को जोड़ा और ये सेंटेंस जा करके बन गया संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है बच्चों? कि दो वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से जुड़ करके एक वाक्य की रचना करते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। तो मुझे लगता है बच्चों की समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस के माध्यम से हमने समझाया आपको। इसी तरह से सारे सेंटेंसों को देखना है। अगर दो सेंटेंस परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हैं, तो वो सेंटेंस संयुक्त वाक्य में जाएगा। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। मैंने सरल और संयुक्त वाक्य दोनों आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य आपकी समझ में आया होगा। हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में बताते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। जिसको सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। बच्चों प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं होते। प्रधान उपवाक्य सरल वाक्य की तरह अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। इन तीनों को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, ये संज्ञा उपवाक्य। ये होता है विशेषण उपवाक्य, और ये होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 भेद होते हैं। तो मिश्र वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं होते। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। वह पुस्तक कहाँ है? कहाँ है जो मैंने कल खरीदी थी? ये सेंटेंस है। बच्चों
ये है आश्रित उपवाक्य। जो मैंने कल खरीदी थी, यानी विशेषता बताई जा रही है, जो मैंने कल खरीदी थी। किसकी? पुस्तक की। पुस्तक कब खरीदी गई थी? कल। तो जो ये पार्ट हो गया, वह पुस्तक कहाँ है? ये सरल वाक्य हो गया। जो मैंने कल खरीदी थी, ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत ये चीज चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पुस्तक की कौन सी पुस्तक? जो पुस्तक मैंने कल खरीदी थी, उस पुस्तक के बारे में बता रहा है सेंटेंस हमारा। तो ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत चला जाएगा, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत। तो ये सेंटेंस हमारा विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत अगर आता है कि रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, तो ये यहाँ पर हम इसको विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत डालेंगे। उसी तरह से बच्चों कि वह लड़के, उस लड़की को बुलाओ जिसने नीली शर्ट पहनी है। सेंटेंस हम ऐसे ही ओरल बता रहे हैं आपको। उस लड़की को बुलाओ जिसने नीली शर्ट पहनी है। अब यहाँ पर यह भी विशेषण उपवाक्य में जाएगा, क्योंकि लड़की, कौन लड़की? जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है। ऐसे ही जब प्रधान उपवाक्य में आए, प्रधान उपवाक्य में आए जो संज्ञा शब्द है, जैसे राम जो भी काम करता है वह बहुत ईमानदारी से करता है। अब इसमें संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत, क्योंकि राम की विशेषता स्वयं बताना कि कैसे कि जो भी काम करता है बहुत ईमानदारी से करता है। ऐसे अगर वाक्य में हो रही क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। और अगर संज्ञा के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो किसमें चला जाएगा? संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। और ये तीनों चीजें प्रधान उपवाक्य में जो भी संज्ञा आएंगे उन्हीं की विशेषता ये बताता है। आश्रित उपवाक्य उन्हीं की विशेषता बताएगा जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा की विशेषता के बारे में कुछ कहा जा रहा तो विशेषण उपवाक्य। और संज्ञा शब्द के द्वारा की जा रही क्रिया की विशेषता के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत ये चीजें चली जाएंगी। अब इसमें एक चीज बच्चों और आता है, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन कैसे होता है? तो वाक्य परिवर्तन करने के लिए उसके भी कुछ ट्रिक हैं, वो हम आपको बताएंगे। जैसे जितने भी वाक्य आते हैं सारे सरल वाक्य के आते हैं। तो सरल वाक्य के जो वाक्य हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना, फिर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बनाना, फिर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बनाना, इसी को कहते हैं वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन, इसको हम रूपांतरण भी कहते हैं। रूपांतरण करिए, परिवर्तन को बोलते हैं रूपांतरण भी। आपको ये समझ में आए कि रूपांतरण और परिवर्तन दोनों एक ही चीज है। वाक्य, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना, इसी को कहते हैं वाक्य रचनांतरण, रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन। मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, और अगर आप इस चीज को ध्यान से रखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मैनी सेंटेंसेज। एक सेंटेंस अगर आपकी समझ में आ गया तो आप हर सेंटेंस को इधर से उधर, उधर से उधर आप आसानी से इजीली बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, दीपक जलते ही अंधेरा नष्ट हो गया। अब अगर हम आपसे पूछे तो ये सेंटेंस है संयुक्त वाक्य का। ये सेंटेंस है संयुक्त वाक्य का। क्यों संयुक्त वाक्य का नहीं, सॉरी बच्चों, ये है सरल वाक्य का। सरल वाक्य का है ये सेंटेंस, सरल वाक्य का। ठीक, दीपक जलते ही अंधेरा नष्ट हो गया। अब अगर ये सेंटेंस आया और इसको कहा गया कि आप इसको संयुक्त वाक्य में बदलो, तो आप किस तरह से बदलेंगे मैं आपको बताती हूं। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया। ये हो गया संयुक्त वाक्य में, दीपक जला एक सेंटेंस हो गया, और अंधेरा नष्ट हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया दूसरा सेंटेंस हो गया। बीच में हमने समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया, यह हमारा एक सेंटेंस हो गया और ये हो गया
दूसरा सेंटेंस। इस तरह हमने इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज कर दिया, अर्थात बदल दिया संयुक्त वाक्य में। अब इसी सेंटेंस को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, इसको भी देख लीजिए। मिश्र वाक्य में इसको हम कैसे बदलेंगे। जैसे ही दीपक जला, जैसे ही दीपक जला, अंधेरा नष्ट हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही दीपक जला, ये जैसे ही समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। इसमें भी जो आश्रित उपवाक्य होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमने जैसे ही दीपक जला, अंधेरा नष्ट हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही दीपक जला ये आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आ जाएगा और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य में। तो इस तरह बच्चों जैसे कोई भी सेंटेंस आए तो हम उसको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, हम एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाए हैं। इसी तरह कोई भी सेंटेंस आपको अगर आता है, एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बुक में, उनको भी एक बार रीड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा 10 सेंटेंस लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। एक्सरसाइज में बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं, लेकिन समझने के लिए एक ही सेंटेंस मैंने आपको लिया है और एक ही सेंटेंस को तीनों सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला, संयुक्त वाक्य को फिर मिश्र वाक्य में बदला। इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं तीनों चीज़ों में, और तीनों में ही बदलने के लिए आता है। एग्जामिनेशन में बच्चों सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एमसीक्यू टाइप आएंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे वाक्य भेद से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया गया, उसमें पूछा गया कि ये वाक्य, इस वाक्य का भेद लिखिए। तो भेद में आपको तीनों चीज़ें लिखनी है। सेंटेंस को पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद ये देखना है कि ये वाक्य सरल वाक्य का है, संयुक्त वाक्य का है अथवा मिश्र वाक्य का है। तो वाक्य भेद के अंतर्गत आ गया। कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 3, 4, 5 दे दिए गए। तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद ही होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के अक्सर बच्चे वाक्य के अंग और प्रकार एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। वाक्य के अंग अलग होते हैं, वाक्य के प्रकार अलग होते हैं। वाक्य के प्रकार भी 2 होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के अंग भी 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इस तरह से पूरे चैप्टर की जानकारी आप सभी बच्चों को आई होप इस वीडियो के माध्यम से हो गई होगी और अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।